जी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान ख़ान के सख्त बयानात, सख्त मौक़िफ़, इमरान ख़ान पर दोबारा से फिर से सख्तियाँ शुरू हो गईं। क्या सख्तियाँ शुरू हुई हैं और ये सख्तियाँ आगे जाकर किन सख्तियों में ढलेंगी, इस पर बात करनी है। और इस पर भी बात करनी है कि बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान का बनाना रिपब्लिक निज़ाम इंसाफ, जनाजा निज़ाम इंसाफ का ज़रा धूम से निकले। नवाज शरीफ को एक और केस में भोंडे अंदाज में, मज़का खेज़ अंदाज में क्लीन चिट दे दी गई। ये केस क्या है और इस केस को किस अलफ लैला कहानी में बदल कर नवाज शरीफ को क्लीन चिट मिली है, बड़ी मज़े की कहानी है, बड़ी स्पाइसी कहानी है। इस पर भी बात करते हैं और इस पर भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले इमरान ख़ान की बात, इमरान ख़ान पर दोबारा से फिर से होने वाली सख्तियों की बात। इमरान ख़ान गुज़श्ता 1.5 हफ्ते से मुसलसल सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। और ये मौक़िफ़, ये सख्त मौक़िफ़ तब सामने आया जब ये ख़बर सामने आई कि अली अमीन गंडापुर इफ्तार डिनर पर अपनी काबीना के हमरा कोर कमांडर पेशावर के घर गए, कोर कमांडर हाउस गए और वहाँ इफ्तार डिनर किया, गपशप मारी, तकरीर की, केपी हुकूमत की तरजीहात बयान की। इस पर पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर से सियासी मुखालफीन ने तकरीर शुरू कर दी, तनकीद शुरू कर दी। तकरीरें, बयानात, तनकीद, जुगतें कि एक तरफ आप बड़े बने हुए हैं कि इनकलाबी, मज़ाहमती, और दूसरी तरफ आपके इनकलाब का केपी का सिपा सलार अली अमीन गंडापुर मुलाकातें फरमा रहा है, इफ्तार डिनर उड़ा रहा है और कोर कमांडर हाउस जा रहा है काबीना के हमरा। अब मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी मूव थी और मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त हिकमत, सब्र, दानाई और सियासत का रास्ता इख्तियार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हिकमत का रास्ता, सब्र का रास्ता, बर्दाश्त का रास्ता और दानाई का रास्ता और लो प्रोफाइल रहकर वापसी का रास्ता। और ये बहुत अच्छी मूव थी। गो के इस मूव के पीछे मुराद सईद थे, बुशरा बीबी थी और शिबली फराज थे और शेर अफजल मरवत और अली अमीन गंडापुर। ये एक ग्रुप बताया जाता है तहरीक इंसाफ का और कहा जाता है कि अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला बनवाया बुशरा बीबी और मुराद सईद ने। और अली अमीन गंडापुर मुराद सईद और शिबली फराज की मुश्किलें आसान करवाने और अपने ख़िलाफ़ जो इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त जमा हुई है कि अली अमीन गंडापुर ने कागजात नामजदगी में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर नहीं की जायदादों के हवाले से, उस दरख्वास्त और फिर वज़ीर आला केपी के जो मसाइल होते हैं, इन 3 चीज़ों की वजह से वो शहबाज शरीफ से भी मिले, जो कि अच्छी बात है। कोर कमांडर हाउस भी गए और बैक डोर पे मुलाकातें भी शुरू हुई और मरकज़ में असद कैसर एंड कंपनी की भी बैक डोर पर मुलाकातें शुरू हो गई थीं, जिस पर तहरीक इंसाफ के लिए थोड़ी सी आसानियाँ पैदा होना शुरू हो गई या बज़ाहिर लगना शुरू हो गया कि आसानियाँ पैदा होना शुरू हो गई हैं। जिसका मैं बता चुका हूँ कि बुशरा बीबी को का ये कहना कि अब मैं ज़्यादा आज़ादी और ज़्यादा इज़्ज़त के साथ सब जेल बनी गाला में रह रही हूँ। इमरान ख़ान के साथ अडियाला हुकाम का बैठना, जेल हुकाम का, कि बताएं आप जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। एक दिन वकीलों को आप मिल लें, एक दिन पार्टी सियासतदानों को आप मिल लें, एक दिन ख़ानदान वालों से आप मिल लें और फिर इमरान ख़ान से अली अमीन गंडापुर की मुसलसल मुलाकातें। और ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर जो मुसलसल इमरान ख़ान से मिल रहे हैं, ये पैगाम रसानी है। वो पैगाम उनको मिलता था, वो उस पर इमरान ख़ान से वो पहुँचाते थे, इमरान ख़ान की गुफ्तगू आगे पहुँचाते थे। खैर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई फ्रंट पर, बैक डोर पर, कि जिससे लगा कि तहरीक इंसाफ की वापसी होने लगी है। मकबूल तो है, मकबूलियत तो है, कबूलियत की तरफ वो बढ़ने लगी है।
जो कि अच्छी बात थी। मैं आज भी कह रहा हूँ और मैं इस मौक़िफ़ पे कायम भी हूँ, कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। लेकिन फिर उसके जो ही अचानक इमरान खान को कुछ ऐसी चीज़ों का पता चला कि कुछ चीज़ें पार्टी वाले जो बैकडोर मुज़ाकरात कर रहे हैं, या जो केपी में हो रहा है, या जो इस्लामाबाद में हो रहा है, वो ज़्यादातर ज़ाती मफादात पर है, और ज़्यादातर ऐसा है जो कि इमरान खान को पता ही नहीं था, मिसगाइड किया गया था, या इमरान खान तक सही पैगामात नहीं पहुँचे थे, या इमरान खान को सही तरह से बताया नहीं गया था। उस पर इमरान खान ने फिर 2 हफ्ते, गुज़श्ता 2-3 हफ्तों से सख्त बयानात शुरू किए, मौजूदा फ़ौजी क़यादत का नाम लेकर, आर्मी चीफ़ का नाम लेकर, और मौजूदा फ़ौजी क़यादत के नाम लेकर कि मैं और बुशरा बीबी जो हैं वो उनकी जेलों में इस वक्त मौजूदगी जो है ये मौजूदा फ़ौजी क़यादत की वजह से है। और फिर लंदन प्लान का जिक्र किया, और फिर नवाज शरीफ और मौजूदा फ़ौजी क़यादत के कहा कि गठजोड़ है इनका, और फिर कहा गया कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया है, बुशरा बीबी को सज़ा भी इसी दिलवाई है मौजूदा फ़ौजी क़यादत ने कि मुझे तोड़ा जा सके। उस वक़्त जब तहरीक इंसाफ बैकडोर पर या फ्रंट फुट पर या आमने सामने और पीछे मफाहमत की तरफ बढ़ रही थी, इमरान खान के इन बयानात की वजह से सारी चीज़ें रुक गईं। और फिर इमरान खान ने मौजूदा फ़ौजी क़यादत के नाम ले लेकर चीज़ें बयान करना शुरू कर दी, और उसका नतीजा अब ये निकला है। ये सारी कहानी आपको सुनाने का मकसद है कि उसका नतीजा ये निकला है कि इमरान खान पर दोबारा से सख्तियाँ शुरू हो गई हैं। ये सख्तियाँ क्या हैं? पिछली दफ़ा जब इमरान खान से पार्टी सियासतदान मिले अडयाला जेल में, तो पहली दफ़ा अडयाला जेल के कम्युनिटी हॉल में आमने सामने बिठाने की बजाय उनके दरमियान में शीशा लगा। एक तरफ पार्टी सियासतदान थे, दूसरी तरफ इमरान खान थे। और ये जब इमरान खान ने 2-3 नीचे ऊपर अडयाला जेल में साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मौजूदा फ़ौजी क़यादत पर इल्ज़ामात लगाए, सख्त बयानात दिए, तो ये उसके बाद पहली मुलाकात थी। और वहीं से पता चलना शुरू हो गया कि चीज़ें बदलना शुरू हो गई। दरमियान में शीशा, एक तरफ पार्टी सियासतदान, दूसरी तरफ इमरान खान, और ऊपर कैमरा भी रिकॉर्डिंग का बकौल तहरीक इंसाफ। फिर उसके बाद अडयाला जेल का जो कम्युनिटी सेंटर है, जिसको अदालत में बदला गया है, आप अडयाला जेल में दाखिल हों, ड्योढ़ी जहाँ तलाशी ली जाती, वहाँ से निकलें तो लेफ़्ट साइड पे चलें, चलते हुए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर आता है, मस्जिद आती है, इमाम बारगाह मस्जिद, और फिर आगे साथ आती अडयाला जेल कम्युनिटी सेंटर। और उस कम्युनिटी सेंटर का एक ऊंची छत और लंबी दीवारों वाला एक लंबा सा हाल है, जिसको अदालत में बदला गया है। और वहीं इमरान खान के केसों की समातें हुई, तोशाखाना की, साइफ़र की, इद्दत में निकाह केस की, 9 मई केसों की, और अब 190 मिलियन पाउंड केस की भी वहीं समात हो रही है। तो उस में छोटे छोटे केबिन बनाए गए, एक सामने चबूतरा है, जैसे एक स्टेज बना होता है, और इस कम्युनिटी हॉल में कैदियों को मूवीज़ भी दिखाई जाती हैं। यहाँ मखसूस दिनों में 14 अगस्त 23 मार्च को वो होते हैं, कैदियों के फंक्शंस भी होते हैं, और वो जो चबूतरा सा फर्श ऊंचा बना हुआ है, उस पे वो स्टेज लगता है और आगे कैदी बैठते हैं। तो उस कम्युनिटी हॉल में अब क्या हो गया है कि अडयाला जेल के कम्युनिटी सेंटर हॉल में कायम अदालत का नक्शा ही बदल दिया गया है। सख्ती का माहौल पैदा दिखाई दे रहा है, नए SOPs बन गए हैं। मीडिया का केबिन जो जज साहब से पहले ही थोड़ा सा दूर था, अब 60-70% 60-70 फुट दूर कर दिया गया है। यानी जहाँ मीडिया का केबिन है, केबिन बने हुए हैं शीशे के जैसे, आप दफ्तरों में केबिन बनते हैं, एक मीडिया का केबिन है, एक केबिन में कुछ लोग बैठे होते हैं जो वो समात देख रहे होते हैं, एक केबिन फैमिली केबिन है जिसमें शाहबाज कुरैशी, इमरान खान की फैमिली आके बैठती है, और जहाँ केबिन ख़त्म होते हैं वहाँ आके कुर्सियाँ लगी हुई, वहाँ वकला बैठते हैं, जहाँ इमरान खान अक्सर बैठे होते हैं, शाहबाज कुरैशी बैठे होते हैं, और उससे चंद फुट आगे एक चबूतरा है, और चबूतरे पर जज साहब की अदालत लगी होती है। तो उस जो जज साहब से और मीडिया के केबिन को मज़ीद दूर कर दिया गया है, और अब वो 60-70 फीट की दूरी पर है। मतलब
जज वकीलों की आवाज़ समात के दौरान मीडिया तक पहुंचना मुश्किल, मतलब केस समात मीडिया के कानों तक पहुंचना मुश्किल। कमरा अदालत में पेश जो शीशों की तीन दीवारें और बना दी गई हैं। शीशों की तीन यानी पहले तो एक शीशा, अब उस ऊपर शीशा लगा दिया गया है, मज़ीद 3 लहरें, और पहले से मौजूद लकड़ी की दीवारें मज़ीद 9 फुट ऊंची कर दी गई हैं। शीशा और लकड़ी को मिलाकर दीवारें अब 9 फुट मज़ीद ऊंची कर दी गई हैं। आप अंदाज़ा करें कि पहले कितनी ऊंची, अगर 5 या 7 फुट ऊंची थी, 5 फुट भी कर लें, 4 फुट भी कर लें, 5 फुट कर लें, क्योंकि मैं भी एक मरतबा गया था तो इतनी लगती थी, 5 फुट ऊंची थी, तो अब वो 14 फुट ऊंची हैं। अदालत में कवरेज के लिए आने वाले जो मीडिया नुमाइंदगान हैं उनके लिए हिदायतनामा भी बन गया है। हिदायतनामा वहाँ दीवार पर लगा दिया गया है। हिदायतनामे के मुताबिक इमरान खान या इमरान खान के वकला से कमरा अदालत में कोई सवाल नहीं कर सकेगा। जिसने सवाल किया, यानी सिर्फ आप समात सुन सकते हैं, समात सुन के चले जाएं। जिसने सवाल किया इमरान खान से या इमरान खान के वकला से, उसे कमरा अदालत से निकाल दिया जाएगा। जिसने सवाल किया उसके दोबारा जेल अदालत में दाखिले पर पाबंदी लगा दी जाएगी। और मीडिया केबन के ऊपर जो 60-70% दूर है जज साहब से, उसके ऊपर कैमरा भी लगा दिया गया है। और अब ये दीवारें इतनी ऊंची हैं कि, और इतना दूर है कि आज इमरान खान ने मीडिया से जब गुफ्तगू की तो पहले वो खड़े हुए, फिर कुर्सी रखी, फिर कुर्सी पर चढ़े और फिर ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू किया, तब जाकर मीडिया तक उनकी आवाज़ पहुंची। लेकिन दीवारें इतनी ऊंची हैं कि इमरान खान जो 6 फुट के खुद हैं, 6 फुट से ज़्यादा उनका कद है या 6 फुट होगा, वो कुर्सी पर खड़े हुए तो फिर भी उनका मुकम्मल चेहरा मीडिया को केबन में दिखाई नहीं दे रहा था। और अब इसके साथ साथ जो 190 मिलियन पाउंड केस है, जो एक अजीब मज़का खेज़ अंदाज में चला जा रहा है कि पैसे वापस मिल चुके हैं हुकूमत को 190 मिलियन पाउंड, लेकिन केस चली जा रहा है, उसकी समात भी तेज़ कर दी गई है। पहले समात भी आहिस्ता आहिस्ता हो रही थी, अब समात में भी तेज़ी आ गई है। और इस तेज़ी की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि तोशाखाना केस में इमरान खान को 3 केसों में सज़ाएँ मिल चुकी हैं। तोशाखाना में सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। साइफ़र इस मरहले पर है और इस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है कि वहाँ रिलीफ मिलना शाह कुरैशी और इमरान खान को यकीनी लग रहा है। और इद्दत में निकाह केस 3 पेशियों की मार है, अगर सही पेशियाँ हो जाएँ तो लिहाजा ये तीनों केस तोड़ जाएंगे। तो इमरान खान को अगर जेल में रखना है तो मज़ीद किसी केस में सज़ा होनी चाहिए, और वो 190 मिलियन पाउंड केस है और इसके बाद 9 मई केस है। तो ये आज 190 मिलियन पाउंड केस की जब समात हुई तो 9 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए और अब 19 अप्रैल को मज़ीद 6 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होंगे। तो कहने का मकसद है कि शीशे ऊंचे, दीवारें ऊंची, मीडिया सवाल नहीं कर सकेगा। और इमरान खान ने आज भी जो गुफ्तगू की वो भी बड़ी तुंदो तेज़ थी कि सब कुछ लंदन प्लान के तहत हो रहा है, सब कुछ मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मिल के कर रही है। बुशरा बीबी को जहर दिया गया है, मुझे या बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं, वही ज़िम्मेदार होंगे। और मैंने चंद नाम लिए थे, इमरान खान ने कहा गुज़श्ता पेशियों पर जब मीडिया के सामने मैंने चंद नाम लिए थे कि इनकी वजह से मैं और बुशरा बीबी जेल में हैं, तो अब उसकी सज़ा ये मिली है कि सख्तियाँ मुझ पर शुरू हो गई हैं। ये इमरान खान ने भी माना। और लेकिन मैं अपने बयान पर कायम हूँ, गैर आइनी गैर कानूनी इक़दामात को मैं नहीं मानूंगा, खड़ा रहूँगा। और ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इमरान खान ने कहा कि मेरी पार्टी के लोग निकलें और अपने वोट का पहरा दें। हमें ज़िमनी इंतखाबात में भी, ज़िमनी इलेक्शन में भी सख्तियों का सामना है, रोका जा रहा है हमें। और वही माहौल है जो 2024 के जनरल इलेक्शन में था। और अब तो जो मेरे जिन जजेस ने फ़ैसले किए हैं वो भी मेरे वकला को बता चुके हैं कि हमें एक जज ने बताया कि मैंने इस इमरान खान के केस का फ़ैसला करना है तो तब जाके मैंने अपने बेटे का वलीमा करना है। दूसरे जज ने ऐसा ज़ाहिर किया कि जैसे उसकी कनपटी पर बंदूक रख के फ़ैसला लिया गया हो। हाई कोर्ट के जज ख़त लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि हम पर भी दबाव है। और अच्छी बात है कि सऊदी सरमायाकारी आ रही है, लेकिन सरमायाकारी तब आएगी जब रूल ऑफ लॉ होगा। रूल ऑफ लॉ की एक छोटी सी मिसाल बकौल इमरान खान ने कहा कि आप बहावल नगर में देख चुके हैं कि ताकतवर मारते भी हैं और ताकतवर जो है
और माफ़ी भी मंगवाते हैं, पहले मारते हैं फिर माफ़ी भी मंगवाते हैं। और इमरान खान ने ये भी कहा कि एक तरफ मुझ पर मुकदमों पे मुकदमे बन रहे हैं, मन घड़त झूठे मुकदमे, सज़ाएँ हो रही हैं, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ की सारी सज़ाएँ ख़त्म हो रही हैं। और जब नवाज शरीफ साहब का तज़किरा हो तो ये भी बताता चलूँ कि नान बाई एसोसिएशन, ये जो नान रोटियों की एक एसोसिएशन, तंदूरों की नान बाई एसोसिएशन, उसकी भी एक एसोसिएशन है। तो उस एसोसिएशन के सदर हैं आफ्ताब गुल, तंदूरों के, पंजाब की बात कर रहा हूँ, तंदूरों के सदर। उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ कल तंदूर पर आए थे तो पहले से जो तंदूरची था उसको बता दिया गया कि कैमरे ऑन होंगे, नवाज शरीफ पूछेंगे कि रोटी की कीमत क्या है, तो आपने बताना है 16 रुपये। नवाज शरीफ और मरीम नवाज कल तंदूर दर तंदूर फिर रहे थे और मकसद था कि रोटी की कीमत 20 से 16 रुपये करवाना, यानी वही पुराने टोपी ड्रामे। तो और खैर से मेरे महबूब कायद के जिस तंदूर पर पहुंचते थे उस तंदूरची को पहले से बता दिया जाता था कि तुमने कहना है कि 16 रुपये की रोटी है, और फिर आगे नवाज शरीफ कहेंगे कि रेट भी लगाओ ताकि लोगों को भी पता चले। कैमरा वर्क, टिकटॉक, सोशल मीडिया, और फिर अगला तंदूर वो 20 में बेचता रहे बाद में। तो जब मेरे महबूब कायद की यही तो मुझे खूबी पसंद है कि हर चीज़ ज़िंदगी में फ़िक्स करके खेलिए, मैच फ़िक्स करके खेलते हैं, पोली पोली बालें, पोली पोले सारा कुछ। और हत्ता के तंदूर पर भी आए तो पहले से बता दिया गया, फ़िक्स कर दिया गया कि ये करना है। तो जब नवाज शरीफ साहब की इमरान खान बात कर रहे थे कि उनको तो हर मुकदमे में क्लीन चिट मिल रही है, तो उसी जिस वक्त वो गुफ्तगू कर रहे थे इमरान खान अडियाला जेल की अदालत में कि नवाज शरीफ को क्लीन चिट्टें मिल रही, उसी वक्त इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ को एक और केस में फौंडे अंदाज में और मज़का खेज़ अंदाज में क्लीन चिट मिल गई। ये केस क्या है जी? इंसाफ का जनाजा ज़रा धूम से निकले। ये केस तोशाखाना केस है, और आपके ज़हनों में होना चाहिए कि नवाज शरीफ ने 11 घड़ियाँ घर ले गए हैं और 11 से 12 करोड़ के तोहफे घर ले गए हैं। इसमें नवाज शरीफ साहब का एक दौर शामिल है, ये जो 4 साल, और 2 वजारत उज़्मा के दौर शामिल नहीं है। वो अभी तोशाखाना रिकॉर्ड पब्लिक नहीं हुआ, ये तोशाखाना रिकॉर्ड पब्लिक हुआ 2000 से 2022 तक, 2001-2 से 2021-22 तक। इसमें एक नवाज शरीफ का टेन्योर है 4 साल का, बाद में वो नायल हो गए थे, शायद खैर अब्बासी 1 साल वज़ीर आज़म रहे थे। तो उस 1 साल में नवाज शरीफ 11-12 करोड़ के तोहफे घर ले गए थे, 11-12 घड़ियाँ घर ले गए थे, और तोहफे इस तरह औने पौने दामों पे ले गए थे कि बरतानवी वली अहद का जो बैग है, पर्स है या बैग है, वो पता नहीं 75 रुपये में, तुर्कमानिस्तान का कारपेट जो है 50 रुपये में, और इस तरह जो कतर वली अहद ने जो एक बैग दिया था गिफ्ट, वो 875 रुपये में, और पता नहीं कितने बेतहाशा तोहफे मुफ्त ले गए। और उसी तोशाखाना से एक गाड़ी भी नवाज शरीफ साहब ने ले गए, मर्सिडीज़ गाड़ी, सऊदी अरब ने जो दी थी वो मर्सिडीज़ गाड़ी, सुजुकी गाड़ी की कीमत पर घर ले गए। पता नहीं 6-6.25 लाख रुपए में मर्सिडीज़ गाड़ी ले गए, सऊदी हुकूमत की बनी हुई। अब ये कहानी बड़ी मज़े की है, ये केस जो तोशाखाना केस है। अब वैसे बाय द वे नवाज शरीफ साहब इस मरतबा भी वज़ीर MNA बने हैं, मशकूक MNA जो बने, उन्होंने कागज़ात नामजदगी जो जमा करवाएं इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने अपने इलेक्शन गोशवारों में, इलेक्शन कमीशन में ये नहीं लिखा जिस पर इमरान खान को सज़ा मिली है कि आपने तोहफे डिक्लेयर नहीं किए, और ये नहीं लिखा कि तोहफे बेचे, रखे पास या किसी को दे दिए। नवाज शरीफ साहब ने समेत, आसिफ जरदारी समेत, बिलावल भुट्टो समेत, सारों समेत किसी ने भी ये नहीं लिखा हुआ कि जो तोहफे मिल चुके हैं उन्हें वो कहाँ हैं, डिक्लेयर भी नहीं किए हुए, और इस पर प्रोग्राम हो चुके हैं टीवी में कई। और दूसरी बात है कि ये भी नहीं लिखा हुआ कि कितने तोहफे पास हैं, कितने कुछ आगे भेज दिए, लेकिन उनका कोई नहीं उनको पूछेगा, सिर्फ इमरान खान पे नज़र है। तो ये कहानी, ये केस तोशाखाना का था जिसमें अभी नवाज शरीफ जिनको अल-अज़ीज़िया हुदैबिया बंद हो चुका, अल-अज़ीज़िया में सज़ा ख़त्म हो चुकी, और एवन फील्ड में सज़ा ख़त्म हो चुकी, फ्लैगशिप रेफरेंस से सज़ा ख़त्म हो चुकी, तमाम सज़ाएँ ख़त्म हो चुकी, ताहियात नायली ख़त्म हो चुकी, इश्तिहारी मफरूर पन ख़त्म हो चुका, वो आ चुके वापस, समदी आ चुका, बच्चे आ चुके।
केस तोशाखाना था, केस के तोशाखाना का था। केस था तोहफे में मिली गाड़ी की गैर कानूनी ख़रीदारी की। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी पर एक रेफरेंस दायर है, नैब में रेफरेंस दायर था। लीबिया, यूएई और सऊदी अरब के सरबराहों की दी गई गाड़ियाँ आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने औने पौने दामों पर ख़रीदी। ये केस था। पहली बात अब ये ज़हनों में रहे कि गाड़ियाँ तोशाखाना के कानून के मुताबिक कोई ले ही नहीं सकता। बाहर से अगर कोई गाड़ी मिले, कोई सरबरा गैर मुल्की सरबराह दे, तो वो तोशाखाना में जमा करवानी होती है और वो कोई नहीं ले सकता, कोई कानून नहीं है, गाड़ियाँ नहीं ली जा सकती। लेकिन ये गाड़ियाँ ले गए। इस केस में जो नवाज शरीफ का केस है, इस केस में नवाज शरीफ इश्तियारी थे, मफरूर थे। इस केस में इनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके थे, दायमी वारंट। इस केस में बिना पेश हुए नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल हुए, उनको ज़मानत मिल गई। इस केस में गिलानी, जरदारी, नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुका था। केस ये था कि यूसुफ रज़ा गिलानी जब वज़ीर आज़म बने 2008 में, तो उन्होंने कवानीन में नरमी पैदा की, रूल्स रिलैक्स किए। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ को तोशाखाना से औने पौने दामों पर गाड़ियाँ ख़रीदने की इजाज़त दे दी, हालांकि ये गाड़ियाँ पहले ही ले जा चुके थे। लेकिन बहरहाल केस इस तरह है। आसिफ जरदारी ने यूएई और लीबिया सरबराहों की गाड़ियाँ, यूएई और लीबिया के सरबराहों ने जो गाड़ियाँ BMW बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ दी थी, वो आसिफ जरदारी घर ले गए। नवाज शरीफ ने तोशाखाना से गाड़ी ली जो सऊदी सरबराह मुमलकत ने दी, और तब ली जब वो अवामी ओहदेदार नहीं थे। यानी ये एक होता है ना कि वज़ीर आज़म के ओहदे पर बंदा हो, तो 1997 में उनको गाड़ी मिली, और ये 2008 की बात है। 1997 में गाड़ी मिली, वो गाड़ी घर ले गए थे, जो असल कहानी है, मुबैना तौर पर गाड़ी घर ले गए थे। बाद में रिकवर करवाई गई, गाड़ी वापस आई। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने वो गाड़ी फिर वापस कर दी। तो उस वक्त नवाज शरीफ ओहदेदार नहीं थे 2008 में, ना कोई अपोजिशन लीडर थे, ना वज़ीर आज़म थे, ना उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि मुझे गाड़ी दे। ये गिलानी साहब के मिली भगत से सऊदी सरबराह से मिली मर्सिडीज़ गाड़ी नवाज शरीफ घर ले गए। नवाज शरीफ को बिना किसी दरख्वास्त दिए गाड़ी दी गई। नवाज शरीफ ने वो गाड़ी 15% अदायगी पर ली। 15%। एक तो अच्छा तोशाखाना का है कि ये पेन मुझे दिया है सऊदी गवर्नमेंट ने, सऊदी वलीयत ने मिसाल के तौर पे ये पेन मुझे दिया है, और ये डायमंड वाला पेन होगा है, या सोने का पेन है, या कीमती पेन है। ये पेन मैं जो ही पाकिस्तान वापस आता हूँ, अगर मैं किसी अवामी ओहदे पर हूँ, वज़ीर हूँ, वज़ीर आज़म हूँ, सदर हूँ, ये पेन मुझे दिया सऊदी वलीयत ने। मैं आया वापस पाकिस्तान, तोशाखाना के 3-4 बाबू जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, उन पर एक कमेटी बनी होती है, उनको मैंने बुलाया दफ्तर में, कहा कि मैंने ये जमा करा दिया। वहीं कागज़ों पे जमा हुआ। फिर वही पेन वो मुझे उसी वक्त ही मेरे पास ही पड़ा होता है, वापस दिया, और इसकी कीमत लगाई। असल इसकी कीमत होगी मिसाल के तौर पे 10 लाख। ज़ाहिर है सऊदी वलीयत ने जो पेन दिया है वो कोई स्याही वाला पेन थोड़ी होगा कि जो जिसमें डोबे ला ला के आप करेंगे। तो 10 लाख का अगर मुझे ये पेन दिया है, तो इसकी बाबुओं ने कीमत इसकी एक्चुअल मालियत अगर 10 लाख है, तो बाबुओं ने इसकी कीमत लगानी है। सर ये लग रहा है कीमत है इसकी 50,000। 50,000 असल कीमत लगी, और उसमें से 15% देकर नवाज शरीफ साहब या मैं ये पेन घर ले गए। ये होता है कि जो बाबू कीमत लगाते हैं वो भी असल से कम होती है, और उसकी आगे से 15-20%। तो नवाज शरीफ साहब ये गाड़ी 15% पर, जो बाबुओं ने जितनी कीमत लगाई थी उसकी 15% दिया, गाड़ी घर ले गए। अब आसिफ अली जरदारी साहब ने भी गाड़ियाँ ली थी, और आसिफ अली जरदारी साहब की कहानी ये कि मुबैना तौर पर उन्होंने 15% कीमत पर गाड़ियाँ लीं। पेमेंट अदायगी जाली अकाउंट से मुबैना तौर पर की। पेमेंट अंसारी शुगर मिल के अकाउंट से हुई। इमरान खान पे के ये भी इल्ज़ाम था कि जो पेमेंट हुई है वो किसी और अकाउंट से हुई, यहाँ अंसारी शुगर मिल के अकाउंट से हुई। अनवर मजीद जोमनी ग्रुप वाले हैं जो उनके फ्रंटमैन थे जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में, और अनवर मजीद ने आसिफ जरदारी के अकाउंट में 9.2 मिलियन ट्रांसफ़र भी किए। पेमेंट 15% की में गाड़ियाँ ली, और उसमें भी मुकम्मल पेमेंट नहीं हुई, और अदायगी में उस शख्स ने भी अदायगी की जो अदायगी वाले दिन से 1 साल पहले मर चुका था। ये 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग की GIT रिपोर्ट में सारा कुछ है।
तो आसफ अली जरदारी के वकील ने भी इसी, जहाँ नवाज शरीफ बरी हुए ना, क्लीन चिट मिली, वहाँ आसफ अली जरदारी के वकील भी पेश हुए। उन्होंने कहा कि आसफ जरदारी अब सदर बन चुके हैं और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सदर को का आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हाँ, ये एक मिसाल है कि सदर अलवी पर एक जो दहशतगर्दी का मुकदमा था, तो बाबर अवान ने उनको मशवरा दिया कि वो सदारती प्रोटोकॉल के बिना पेश हों और जाके कहें कि मैं पेश हो गया हूँ, मैं अपना जो सदारती तहफ़्फ़ुज़ है उसको एक साइड पे रखता हूँ, मेरे केस को मेरिट पे सुने। उसमें सदर अलवी बरी हो गए थे। लेकिन अगर कोई सदर ना अदालत आना चाहे तो उसको आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है। अब आसफ जरदारी के ख़िलाफ़ बेतहाशा मुकदमे और हर अदालत में उनका कोई, अभी कल किसी एक पार्क लेन रेफरेंस था करप्शन का, उसमें फ़ारूक एच नायक जो साबिक़ चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं, वो पेश हुए। उन्होंने कहा आसफ जरदारी सदर बन गया, अब इसको मुकदमे को क्लोज़ कर दें। तो ज़ाहिर है इसके उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल, इसलिए तो ये सदर बनते हैं, इसलिए तो ये ओहदे हासिल करते हैं। तो इस केस में तोशा खाना में एक तरफ नवाज शरीफ को क्लीन चिट मिली, वो कहानी मैं सुनाता हूँ कि जो नैब ने सरेंडर किया जिस तरह एक मरतबा फिर, और क्या कहानी सुनाई नवाज शरीफ को। एहतसाब अदालत में नैब ने सरेंडर कर दिया है, वो कहानी क्या सुनाई वो मैं सुनाता हूँ। लेकिन आसफ अली जरदारी भी इस केस में चूँकि शरीक मुलजम थे, उनकी तरफ वकील ने कहा कि वो सदर बन चुके हैं, उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ है, लिहाजा केस को बंद किया जाए। और आसफ अली जरदारी पहली मरतबा जब सदर थे तो उन्होंने जो गाड़ियाँ ली थी, अब दूसरी मरतबा सदर बनने के बाद उनको कहा आइनी तहफ़्फ़ुज़ है, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ केस क्लोज़ हो चुका है या बंद हो चुका है 5 साल जब तक वो सदर है। और नवाज शरीफ को क्लीन चिट मिल गई है। और नवाज शरीफ, खैर से नवाज शरीफ साहब की जो कहानी सुनाई गई है, नैब ने जो कहानी सुनाई है एहतसाब अदालत में और सरेंडर किया है कि उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ को 1997 में सऊदी अरब, ये अब कहानी सुनिए मज़े की, नैब कह रहा है आज एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ को क्लीन चिट देते हुए कह रहा है नवाज शरीफ को 1997 में सऊदी अरब हुक्मरान से गाड़ी मिली तोहफे में। नवाज शरीफ जैसे नेक आदमी था, भला मानस आदमी था, उसने आते ही वो गाड़ी तोशा खाना में जमा करा दी और नवाज शरीफ भूल गया उस गाड़ी को। उसको कहा भला मानस था, गाड़ियों से क्या ताल्लुक, क्या लेना देना गाड़ियों से। तोशा खाना से वो गाड़ी जो मर्सिडीज़ गाड़ी है वो चली गई वफाकी ट्रांसपोर्ट पूल में, जो एक पूल होता है फेडरल गवर्नमेंट का पूल जिसमें गाड़ियाँ सरकारी होती हैं। 1997 गुजरा, 98 गुजरा, 99 गुजरा, 2000 गुजरा, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 आ गया। यूसुफ रज़ा गिलानी जैसा भला मानस आदमी वज़ीर आज़म बना। अब ये नैब कहानी सुना रहा है एहतसाब अदालत में, जिसका लुब्बे लुबाब मैं दूसरी तरह करके बयान कर। यूसुफ रज़ा गिलानी को एक दिन ख्वाब आया कि एक भले मानस आदमी, नवाज शरीफ के पास तो कोई गाड़ी नहीं है, बेचारा बसों वैगनों में धक्के खा रहा है। यूसुफ रज़ा गिलानी उठ और उस भले मानस को गाड़ी दे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उसी वक्त उठे, फ़ोन घुमाया, दूसरी लाइन पे हैरत अंगेज़ तौर पर इंतज़ार में बैठे हुए थे, क्योंकि उनको भी ख्वाब आ चुका था कि वज़ीर आज़म गिलानी के ख्वाब में बुज़ुर्ग आए हैं और वो बुज़ुर्ग नवाज शरीफ को भी उन्होंने कहा उठ, गिलानी साहब का फ़ोन आने वाला है। नवाज शरीफ साहब को गिलानी साहब ने रुंधे हुए और गुलूगीर लहजे में कहा, अखी हबीबी, आपके पास तो गाड़ी कोई नहीं है, तो मैं गाड़ी आपको वफाकी ट्रांसपोर्ट पोल से एक देना चाहता हूँ। नवाज शरीफ साहब आप दीदा हो गए, आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि हाँ, बुज़ुर्ग मेरे ख्वाब में भी आया था जो आपके ख्वाब में आया, तो लिहाजा हाँ बिल्कुल मैं गाड़ी लेने के लिए तैयार हूँ। नवाज शरीफ यूसुफ रज़ा गिलानी उसी वक्त उन्होंने स्लीपर पहने, उसी नाइट गाउन में वो उठे और ख़ुद ही ढूंढते ढूंढाते वफाकी ट्रांसपोर्ट पोल में पहुँचे। वहाँ देखा तो एक वही गाड़ी खड़ी थी। जो ही उस गाड़ी को यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने देखा तो उनको याद आ गया कि ख्वाब में यही गाड़ी आई थी जो बुज़ुर्ग कह रहे थे उनको दे दे, और ये वही गाड़ी थी जो 1997 में नवाज शरीफ साहब को मिली थी सऊदी हुक्मरान से। तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने 1.5 घंटे की मुशक्क़त के बाद उस गाड़ी की चाबी कहीं से ढूंढी, क्योंकि रात का समय, गाड़ी में बैठे, स्टार्ट की, वज़ीर आज़म हाउस लाए। अगले दिन रूल्स को रिलैक्स किया और 15% अदायगी पर कहा कि अब ये 15% नवाज शरीफ को कहा वो भी तुम नहीं दे सकते, कुछ आधे मैं डालता हूँ, आधे को रिश्तेदारों से इकट्ठे कर लो, 15% गाड़ी पर दे दी। वो
नवाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ मर्सिडीज़ गाड़ी ले गए जो 1997 में उनको मिली थी, 2008 में वो घर ले गए। और चूँकि वो तोशाखाना से नहीं ली उन्होंने तोशाखाना में जमा करा दी थी, वफाकी ट्रांसपोर्ट पोल से ली, लिहाजा नैब हमारे दोनों बुज़ुर्गों के, दोनों बड़ों के ख्वाबों में बुज़ुर्ग आए थे। अब नैब कह रहा है हमने हजूर इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो कहीं गुनाहगार ना हो जाए। एहतसाब अदालत के जज के भी आंसू रवां थे, अजीब माहौल था। लिहाजा नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा कि क्लीन चिट दे दो। ये तो ऊपर का मामला लग रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।